वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा कंटिन्यू था। हमने टेंस के अकॉर्डिंग 3 रूल्स पढ़े थे। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। हमारा लास्ट जो हमने छोड़ा था वो यही था, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था। हमने उसका एक एग्जाम्पल तो देख लिया था, हम वहीं से उसके सेकंड एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 2, she said, comma, inverted comma, the girls have done their work. आप लोग मेरे से पहले लिख सकते हैं, the girls have done their work. इसका हम इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आप बना सकते हैं इसको, she said that, the girls had done their work. क्लियर। अब हम हमारा पढ़ते हैं थर्ड रूल। हमने फर्स्ट पढ़ा था, सॉरी फोर्थ हो जाएगा ये हमारा। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, सेकंड पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हमारा है फोर्थ रूल, जिसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, जो इनडायरेक्ट में जब चेंज होगा तब हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, they said the boys have been living in the house for 5 months। ये तो है हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस। अब जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको पता है कहाँ चेंज होगा, सिर्फ इसमें चेंज होगा, बाकी कहीं चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। They said that the boys had been
living in the house for 5 months. क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका. Ravi said they have been swimming. Since morning. यस, यहाँ पे थोड़ा स्पेल में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं सेंटेंस रीड करके बता देती हूँ. रवि सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग. अब फिर से वही हम इनडायरेक्ट का सेंटेंस बना रहे हैं. कहाँ चेंज होगा? सिर्फ हैव बीन में चेंज होगा. रवि सेड दैट दे, क्या हो जाएगा हैव बीन का? हैड बीन swimming since morning. Clear? अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, यानी कि हमारा फिफ्थ रूल. फिफ्थ रूल क्या है कि पास्ट इनडेफिनेट हो तो, सॉरी पास्ट सिंपल लिख देती हूँ. पास्ट सिंपल हो तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में. ठीक है. अब पास्ट सिंपल में क्या क्या आता है, हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ ध्यान देंगे. वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. तो उस कंडीशन में अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और अगर डिड नॉट की कंडीशन है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. He said, comma, inverted comma, her mother wrote a letter. इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या लिखा था मैंने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा? He said that her mother had written a letter. क्लियर? ये हमारा फिफ्थ रूल था.
इसका एक एग्जाम्पल मैंने बाकी रखा है, क्योंकि मैं हर वीडियो स्टार्ट प्रीवियस एग्जाम्पल से ही कर रही हूँ कि हम जो प्रीवियस पॉइंट छोड़ते हैं वहीं से हमारा, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको सारा एक बैकअप मिल जाए कि हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारा वीडियो मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ, आप इसकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल पिछली क्लास में हमने वाक्य विचार पर अध्ययन किया था और वाक्य विचार में हमने देखा था कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य किससे बनते हैं। सबसे पहले वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य आते हैं और वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई न कोई सार्थक अर्थ जरूर होता है। अब वाक्य विचार में हमने पहले देखा था कि वाक्य 3 प्रकार के क्रिया के आधार पर, जिसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कृतवाच्य में क्या था, मोहन पढ़ता है, उसमें अकर्मक सकर्मक दोनों आ जाएंगे। मोहन पढ़ता है या मोहन पुस्तक पढ़ता है, दोनों चीजें आएगी, दोनों वाक्य। ठीक है। अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य, अगर भाववाच्य में क्या होता है कि कर्म दिया है तो कर्म का निषेध होता है, क्योंकि हमेशा अकर्मक वाक्य ही होता है भाववाच्य, अकर्मक वाक्य होगा। तो कर्मवाच्य भाववाच्य में क्या होगा कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है। या मोहन पढ़ता है तो होगा मोहन से पढ़ा जाता है। अब पुस्तक आ गया तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक हट जाएगा, कर्म हट जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है। तो आज वाक्य विचार का भाग 2, जिसमें कौन कौन से वाक्य विचार क्रिया के आधार पर हो गए थे, अर्थ के आधार पर अपन अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले अपन यहाँ बात करें तो वाक्य विचार में अपने देखा था पहले तो कर्तवाच्य, कर्म, क्रिया के आधार पर देखा था, है ना। क्रिया के आधार पर बात की थी। उसमें हमने देखा कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहां देखा था जैसे मोहन पढ़ता है, इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। हमेशा कर्मवाच्य सकर्मक का ही बनता है, अकर्मक का नहीं बनता। यहां पर हम अगर पुस्तक ऐड कर देते हैं, है ना, पुस्तक जोड़ देते हैं शब्द, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन के द्वारा या मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये हो गया कृतवाच्य। कृतवाच्य। कर्मवाच्य बनाना है तो हमें मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ना, इस प्रकार होगा। ठीक है। तो उसी प्रकार कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कालांश में। अब देखें तो हम मुख्य अपने बिंदु पर आ जाते हैं, जिसमें कौन कौन से वाक्य हैं अर्थ के आधार पर। देखें, अर्थ के आधार पर वाक्य की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, कुल मिलाकर के वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विधानवाचक, जिसमें किसी कार्य के होने का पाया जाता है। जैसे जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, कोई काम हो रहा है, कोई बात हो रही है, उसका पाया जाना ही विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाता हूं, यहां पर काम का होना, क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। मैं पढ़ता हूं, पढ़ने का काम होता है। मोहन लिखता है, लिखने का काम होता है। तो जहां पर काम होना है तो विधान हो रहा है, कुछ न कुछ काम। मोहन मेरा मित्र है, यहां बात का होना, जैसे मोहन मेरा मित्र है, यहां कोई ना कोई बात क्या है कि मोहन से मित्रता की बात हो रही है, इसलिए मोहन मेरा मित्र है।
आएगा, है ना। दूसरा वाक्य होता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य उसे कहा जाता है जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, वह निषेधात्मक। यहां काम के न होने का बोध होता है, जैसे कोई निर्देश भी दिया होता है, जैसे सड़क पर मत भागो। यहां पर मत जो शब्द है नहीं के आधार पर है ना, मना करने वाला सूचक शब्द है कि सड़क पर मत भागो, मदन घर पर नहीं है। अब नहीं शब्द से पता चलता है कि यहां पर मदन घर पर नहीं है, निषेध करता है, निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। तीसरा वाक्य अर्थ के आधार प्रकार देखे हैं तो प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक कहते हैं। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, सीधी सिंपल बात है, जहां प्रश्न का बोध हो वहां प्रश्नवाचक होगा, या प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया होता है, ठीक है। प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। प्रश्न पूछने में अगर वाक्य का प्रयोग किया जाए तो वहां पर आप कहां जा रहे हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तुम क्या खेल रहे हो, मोहन कहां जा रहा है, इस प्रकार के प्रश्न वाले जो हम वाक्य पूछें वहां पर हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, जहां पर प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा। चौथा है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है, जिस वाक्य में आज्ञा का कोई अनुमति मिलने पर या उपदेश दिया गया हो या विनय का बोध होता है। इन चारों बातों का, आज्ञा हो, कहीं अनुमति हो, कहीं उपदेश हो, कहीं विनय का बोध होता है, वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे सभी विद्यार्थी क्रम से खड़े रहो, सभी विद्यार्थी क्रम से खड़े रहो, यहां पर निर्देश दिया गया है, कोई आज्ञा दी गई है कि आप एक कतार में खड़े रहें। महेश घर जा सकते हो, अर्थात महेश के लिए कोई अनुमति है कि आप घर जा सकते हो। तो इस प्रकार के वाक्य जहां आएंगे वहां आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद पांचवा वाक्य आता विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में आपको बताइए कि विस्मय सूचक शब्द लगता है जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा और विस्मय, इन चार बातों की बात की जाए। एक तो होगा हर्ष होगा, खुशी होगी, शोक दुख होगा, घृणा किससे दूर होने की, भागने की बात है, और विस्मय आश्चर्य होना। तो आदि का भाव प्रकट होता है, वह वाक्य में विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या हो गया, अर्थात कोई घटना विशेष है जिसमें हमने न सोचा था वह घटना हो जाती है, तो हम ये सोचते अरे यह क्या हो गया। जिस कार्य को हम सही ढंग से करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, तो हम सोचते हैं कि हम तो इस कार्य को इस तरीके से करना चाहते थे लेकिन यह उल्टे तरीके से हो गया। यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा है। वाह कितना सुंदर है, किसी दृश्य विशेष को देख करके भी हम आगे देखते हैं कि वह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट आगे देखें, छठा वाक्य है इच्छा वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं इसे, है ना। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद की बात की जाए, इच्छा कामना का बोध हो, उसे इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। तो अपना आएगा अब 6 नंबर जो इच्छार्थक वाक्य है। इच्छार्थक 5 तक देख लिया था, विस्मयादि बोधक वाक्य के बाद इच्छार्थक वाक्य है जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद का, इच्छा का, कामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे। अब हम इस वाक्य में देखते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति अच्छे विचार आ रहे हैं, कोई ना कोई इच्छा हो रही है, कामना हो रही है किसी के प्रति, तो वहां ईश्वर सबका भला करे, आपका जीवन सुखमय हो। इस प्रकार के इन दोनों वाक्यों में देखते हैं तो या तो हमें आशीर्वाद का, इच्छा का, कामना का, किसी के प्रति अच्छी भावना का ही बोध होता है, वहां इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अब आगे देखें तो संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए कि हो सकता है अगले माह तक विद्यालय खुल जाए, है ना। ये वाक्य हमें क्या दिखा रहा है कि संदेह है ना। वास्तविकता में कोई फैक्टर नहीं है कि अपन विद्यालय खुल जाए, लेकिन नहीं खुला तो क्या हो सकता है, हो सकता है अगले माह तक। तो यहां पर क्या है, संदेहवाचक, शायद वे कल जयपुर जाएं। अगर फिक्स नहीं है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन संदेह है कि इस प्रकार, जैसे शायद आज वर्षा हो, इस प्रकार के वाक्य हो, वहां संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। अब आता है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य से समझ में आ जाएगा संकेत का बोध हो। जैसे हम पढ़ते हैं संकेतवाचक विशेषण, है ना, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार
संकेतार्थक वाक्य आता है। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वहां संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, तो यहां संकेत का बोध है, इसीलिए वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, तो यहां पर क्या है, यदि तुम आओ, पहला वाक्य क्या है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। इस प्रकार के वाक्य हैं। वर्षा न होती फसल सूख जाती, तो वर्षा पर ही फसल टिकी हुई है। इस प्रकार संकेत किस पर है, वर्षा की ओर है। यहां संकेत किस पर है, यदि पर है। इस प्रकार हमारे ये जो वाक्य हैं 1 से 8 तक अर्थ के आधार पर, जिसको हमने देखा कि इससे पहले अर्थ विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक, विस्मयादिबोधक, इच्छार्थक, संदेहवाचक, संकेतार्थक, इस प्रकार हमारे ये 8 वाक्य अर्थ के आधार पर समाप्त होते हैं। कल नए वीडियो के साथ रचना के आधार पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 1.6 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, ये चीज़ वैसे मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ, बट फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, बाकी के आपको करने रहेंगे। मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, 3√2 बाय 5√3। देखो यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ आगे बता देती या फिर यहाँ लिख लो, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करना है 3√2 मल्टीप्लाई विथ 5√3। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 3 ज़ा 15 इंटू √2 इंटू √3 है, ठीक है। √2 इंटू √3 तो क्या बनेगा, ये 15 मल्टीप्लाई विद, अब स्क्वायर रूट इस पर भी है, इस पर भी है, तो ओवरऑल टोटल लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सिंस स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये चीज़ जो लिखी हुई है ये भी इक्वल होगा रूट ऑफ ए बी के, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3, तो ये क्या बना 15 इंटू रूट ऑफ 6, इसको आप लिख सकते हो 15√6। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी तरीके से बाकी का मल्टीप्लिकेशन भी करना है। जो सिमिलर क्वांटिटीज़ हमको नज़र आती है सिमिलर टाइप की, जैसे जो स्क्वायर रूट के बाहर नंबर से उनको मल्टीप्लाई करना है, देन स्क्वायर रूट के अंदर अगर जैसे 2 नंबर से जिनके ऊपर स्क्वायर रूट्स लगा हुआ है तो उन दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर लेकर के मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर किया था, होल रूट लगा करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब मल्टीप्लाई का आपको जो नेक्स्ट के 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन है ये आपको करने रहेंगे। फिर मैं आती हूँ डिवाइड पर। बाकी के क्वेश्चन जो है 7 के रिमेनिंग वो आपका होमवर्क रहेगा। डिवाइड ईच, डिवाइड करना है हमको। जैसे मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैं बता देती हूँ। 2 आपको कहा है 12√35 बाय 3√7, ठीक है। तो क्या है, आपको सॉल्व करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है बाय 3√7, तो क्या आएगा, बाय से पहले वाला नंबर, किस नंबर को डिवाइड करना है वो पहले देंगे, 12√35, इसको डिवाइड करना है बाय, यानी कि इस नंबर को डिवाइड करना है 12√35 को 3√7 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 3√7, तो ये चीज़ नीचे रहेगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सिमिलर्स जो दिख रहे हैं 12/3, तो क्या होगा 3 से 12 कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम। अब यहाँ पर अंडर रूट है, अब √35/√7, तो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो क्या इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, टोटल दोनों पर हमने रूट लगा दिया, तो क्या बना है यहाँ पर, ये 4 है, अपॉन में कुछ नहीं, तो 4 अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख लिया 7
अभी रहने दो इसको, √35 अपॉन 7, अपॉन में कुछ नहीं है 1, जो 1 कह सकते हैं, चाहे तो लिखो या फिर मत लिखो। तो 4 इंटू √35 अपॉन 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू, अब इसके फैक्टर्स करो 35 के, या फैक्टर्स नहीं भी करे तो 35 7 से कितने टाइम डिवाइड होता है, 5 टाइम, 7 5 से 35, तो ये हो गया 4√5। दिस इज़ योर आंसर ऑफ डिवाइडेशन, क्योंकि इसके आगे जो है ये सॉल्व नहीं हो रहा। 4√5 इज़ योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना रहेगा। आप चाहो तो मैं इसका अल्टर मेथड भी बता सकती हूँ, जैसे ये आपको ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2, इसका अल्टरनेट मेथड बता देती हूँ मैं। अल्टर मेथड एक दूसरा तरीका जो है वो क्या हो सकता है। अब इसमें जैसे देखो डिवाइडेशन किया है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है, ठीक है। अब ये तो रहेगा ही, 3 4 12, 4 √35 अपॉन √7। इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर 4 है, अब 35 के चाहो तो फैक्टर्स करो, क्या होता है 7 इंटू 5, 7 5 से 35 जो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अब क्या ये √7 इंटू 5, हम जानते हैं कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई में रूट है तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम, √7 इंटू √5। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं √a इंटू b इज इक्वल टू होता है √a इंटू √b के। तो यहाँ पर √a इंटू b इज इक्वल टू √a इंटू √b लिख सकते हैं। दिस इज 5 है, 5 एंड √7। अब देखो सिमिलर नंबर को सिमिलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो ये से ये कट गया, क्या बचा 4 इंटू √5। जब कोई साइन नहीं लगा हुआ है दो नंबर्स के बीच में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। 4√5 इज योर आंसर। दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे यू कैन डू इट। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद जो है जो आपका क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसी तरीके से डिवाइडेशन करना है। इसके बाद इसके अलावा जो 3 क्वेश्चंस है वो आपको ही सॉल्व करने हैं, और अगर उसमें कोई इशू होता है तो यू कैन आस्क मी। अब जैसे 9th क्वेश्चन है, उसमें कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी हम ले सकते हैं रैंडमली उठा करके। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली डू इट, मल्टीप्लाई करना है, मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ। सेकंड भी हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। ए की जगह पर √5, बी की जगह पर √3। देन जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाला जैसे है, थर्ड इज 3√3 प्लस 2√27 प्लस 7/√3। ओके, 7/√3, 2√27 और 3√3, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, करते हैं। तो 3√7, 7/√3। तो अलग अलग तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब कैसे कर सकते हैं? तो पहली चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे सबसे पहला जो चीज़ हमारे दिमाग में आता है कि वेन एवर यू सी द फ्रैक्शन नंबर्स, यहाँ पर तो ठीक है ये एक नॉर्मल सा नंबर आ गया, अब यहाँ पर ये p/q फॉर्मेशन आ गया है। तो फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका होता है एलसीएम लो एंड देन मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट योर आंसर स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो, क्या 3√3 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2√27। तो ये बताओ कि क्या 27 के और फैक्टर्स पॉसिबल है जो 3 से मिलते जुलते हैं? क्या 27 3 से डिवाइड होता है? होता है, क्योंकि इसका सम जो है 2 + 7 9 जो है 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 27 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसके फैक्टर्स जब हम करते हैं तो अब हमारे पास आता है 3 9 27, ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस 7/√3। तो क्या बनेगा देखो यहाँ पर 3√3 प्लस, अब इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, √a इंटू बी इज इक्वल टू √a इंटू √b। तो √3 इंटू √9 प्लस 7/√3। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ कर रही हूँ, तो क्या बनेगा ये
3√3 प्लस 2√3 है 2√3। अब ये √9 जो लिखा है, मैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा, √9 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 प्लस 7/√3। क्या बनेगा ये 3√3। नाउ ये भी मल्टीप्लिकेशन में, ये कुछ साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 कितना बनेगा 6√3 प्लस 7/√3। क्लियर है। अब देखो ये दोनों एक जैसे बन गए, 3√3 6√3। मैंने ये चीज़ क्यों की गई अब पता चला। 27 को मैंने कोशिश की कि क्या मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ या नहीं। तो मैंने जब चेक किया कि 27 के जब फैक्टराइजेशन करते हैं वी कैन गेट 3 × 9, या फिर अगर आप ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पर होगा 3 × 3 × 3, तो 2 × 3 आएगा। तो एक 3 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, अगर ये नहीं करते हो आप, ये चीज़ करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपने पास 3 × 3 × 3, तो स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है तो दिस इज़ द पेयर, तो ये जो बाहर निकलेगा तो इसके लिए सिर्फ एक 3 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर 1 3 बाहर निकल गया और एक 3 अंदर का अंदर। पेयर्स बनते, एक पेयर बना तो 1 टाइम 3 बाहर आएगा और ये 3 अंदर रहेगा, और नहीं तो सबसे बेस्ट तो ये है ही ये जो मैंने आपको बताया है 3 × 9, क्योंकि हम जानते हैं 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। इसका स्क्वायर रूट बनता है तो इसको बाहर निकाले रूट से 3 × √9, जिसको हमने यहाँ आगे सॉल्व किया है। इसका 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके ये। अब यहाँ देखो ये भी √3 वाली टर्म है, ये भी √3 वाली टर्म है, दोनों आपस में सम हो सकती है। 3√3 प्लस 6√3 कितना हो जाएगा 9√3। जैसे हम पढ़ते हैं 3x प्लस 6x 9x प्लस यहाँ पर क्या है 7/√3। नाउ अब क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को सम करने का तरीका, एलसीएम लो। एलसीएम क्या बनेगा, अपॉन में कुछ नहीं इसके यानी कि 1 है, 1 एंड √3, एलसीएम बनेगा √3। अब क्या करना है, इस एलसीएम को डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर से। √3 डिवाइड बाय 1 वी गेट √3। √3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो √3 मिल जाएगा। √3 इंटू न्यूमरेटर यानी √3 इंटू अंश में मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × √3 पहले से है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। यहाँ ब्रैकेट बना दिया है मैंने कि ये एक अलग नंबर है, प्लस की जगह प्लस। अब √3 डिवाइड बाई √3 1 मल्टीप्लाई विथ 7 कि क्या बनेगा 9 × √3 × √3। मैंने पहले भी बताया था √4 × √4 इज़ 4, उसी तरीके से √3 × √3 इज़ 3 प्लस 7/√3। तो यहाँ पे क्या बनेगा 9 × 3 इज़ 27 प्लस 7/√3। तो आंसर आपका बनेगा 7 7 14 एंड 34/√3। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ 34/√3 इज़ योर आंसर। इसी तरीके से बाकी नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन सेम ही है जो पहले सॉल्व कर चुके हैं हम, तो मेथड आपको पता है और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 9 पार्ट 19। ये लेसन बहुत बड़ा है, इसके और भी पार्ट्स बनेंगे। आपको इसको नोट्स बनाते रहना है वरना लिंक टूट जाएगा, है ना। पहले वाली बेसिक चीज़ अगर आप नोट्स में नहीं लिखते हो तो आगे वाली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले जैसे हम यूनिट ऑफ लाइफ सेल की बात कर रहे थे, उसके बाद हमने दो सेल बड़ी, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों का डिफरेंस पढ़ा, बेसिक चीज़ें थी। माइक्रोस्कोप देखा था। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन पर आ गए कि सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर ले ली हमने, सेल मेम्ब्रेन, जिसको पढ़ रहे हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कल मैंने उसको ख़त्म किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने फंक्शन के बाद उसकी परमिएबिलिटी देखी थी। परमिएबिलिटी में देखा था टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी, यानी इम्परमिएबल, सेलेक्टिव, सेमी और परमिएबल। ये चीज़ पढ़ने के बाद नेक्स्ट आज होगा ट्रांसपोर्टेशन। किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाती है, ये चीज़ हम देख रहे थे। यहाँ पर दे रखा है, लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद नेक्स्ट पेज लेंगे हम। जैसे ये परमिएबल और ये सब पढ़ाने के बाद ये आ जाता है यहाँ पर transport of material across. The plasma membrane act as a barrier for the free movement of ions and metabolites across the cell। मतलब ये कि सेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बाहर, इसका काम क्या है, बैरियर बनना। एज अ बैरियर मतलब ये कि अननेसेसरी या जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है सेल को, उसको अपने अंदर ये आने नहीं देता। तो किसको आने देता है, ये सवाल उठता है ना। फ्री मूवमेंट ऑफ आयन, फ्री मूवमेंट ऑफ आयन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि आयंस का फ्री मूवमेंट करवाता है। मेटाबोलाइट्स अक्रॉस द सेल, बट एट द सेम टाइम इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलेक्टिव मेटाबोलाइट अक्रॉस इट एंड दस रेगुलेट द
फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। बार बार एक वर्ड आ रहा है और वो है सेलेक्टिव, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, ये ऐसा 4 टाइप का, सेलेक्टिव परमिएबल। इसका एग्जाम्पल भी क्या दे रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ही क्या है कि इसका नेचर जो होता है वो सेलेक्टिव होता है। दैट मीन्स क्लियर हो जाता है इस पैराग्राफ से। इस पैराग्राफ को पूरा आप नी पे पढ़ो तो इतना है कि सेलेक्टिव परमिएबल नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से ये सेलेक्टिव मटेरियल या सेलेक्टिव आयंस को ही अपने अंदर आने देता है। सेलेक्टिव का मतलब है जिन मटेरियल या जिन आयंस की सेल को ज़रूरत होती है। ठीक है, इंश्योर and out of the cell the unit membrane therefore ensure selective exchange of material। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। मटेरियल्स बिटवीन सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम बात करते हैं मटेरियल जो कि सेल के बीच में है और सेल के बाहर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल के बाहर वाला मटेरियल और सेल के अंदर वाला मटेरियल। एंड ऑल्सो बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म। और बात करते हैं, एक तो बात हो गई कि सेल के बाहर क्या है और सेल के अंदर क्या है। ठीक है, इस चीज़ के बाद ये पढ़ते हैं कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या न्यूक्लियस है, तो उन सेल के अंदर क्या है, और साथ में बात करते हैं कि उन सेल ऑर्गेनेल्स के बाहर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का, कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल वॉल होती है, उसके अंदर बहुत सारा सेल लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स अरेंज होते हैं, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, राइबोसोम, गोल्जी एपेरेटस, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो बात होती है कि एक तो सेल से बाहर क्या है, सेल के अंदर कौन सा मटेरियल है। दूसरी चीज़ ये बात होती है कि सेल के ऑर्गेनेल्स के अंदर कौन सा मटेरियल है, प्लस सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा मटेरियल है। तो सबको अपने अंदर क्या करना है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है। Due to this transport of material, essential nutrients and oxygen enter into the cell। इस तरह से, क्योंकि हर चीज़ को अंदर जो न्यूक्लियस है उसको भी बाहर से कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको भी बाहर से दूसरे मिनरल और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ड्यू टू दिस ट्रांसपोर्ट, इस ट्रांसपोर्ट की वजह से असेंशियल मटेरियल या न्यूट्रिएंट को अपने अंदर लेना, जैसे ऑक्सीजन एंटर इनटू द सेल, सारी चीज़ों के अमाउंट को या उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है। दिस नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अलाउज द सेल टू रिटेन एसेंशियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इनसाइड द सेल। मतलब यही कि एसेंशियल मटेरियल जो होता है वो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कैसे जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज ऑफ 2 टाइप। मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, वो 2 टाइप का होता है। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग है मूवमेंट का अंदर जाना, लेकिन कैसे, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लॉस के बिना अंदर चले जाना, यानी एनर्जी लॉस नहीं होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट का चला जाना, लेकिन एनर्जी का लॉस भी नहीं होना, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव। इट इज़ अ कंपैरेटिवली स्लो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टेक प्लेस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो होता है कंपैरेटिवली, यानी इससे कंपेयर करेगा और किससे करेगा, तो इससे कंपेयर करो तो इसका जो प्रोसेस होता है वो इससे ज़्यादा स्लो होता है। स्लो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड टेक प्लेस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके बेस पर होता है, मतलब किसकी कंसंट्रेशन हायर है किसकी लोअर है, आपको पता है। मैं और बताऊंगी, इसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आ रहा है, ये आ ही रहा है। तो उसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन से की तरफ किस तरह से मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, वो चीज़ होती है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता हिंदी में बोलते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, गैसेज एंड आयंस एटसेट्रा एंटर और लीव द सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि ये कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे वाटर हो गया, गैस हो गया, आयन हो गया, ये सारे एंटर ये होते हैं, या तो सेल के अंदर एंटर होते हैं या सेल से बाहर जाते हैं, बाहर लीव करते हैं।
द सेल्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो मेथड है या पैसिव ट्रांसपोर्ट जो तरीका है उसके ज़रिए हम ये बोल सकते हैं। आप नोट्स में क्या लिखोगे, पहले तो लिख देना ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज 2 टाइप, ये दो मेथड के नाम लिखना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप ये लाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, गैस एंड आयन एंटर लीव सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कौन कौन सी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाती है, ये एक लाइन का क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें से ये सारे आंसर हो जाएंगे इसके। अब ये यहाँ पे दे रखा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मेथड वापस 2 टाइप का हो जाता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। कहीं ना कहीं आपने मेरे मुंह से ही सुना होगा या कहीं और भी पढ़ाई की होगी दूसरे स्टूडेंट्स ने, तो आपने सुना होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने ये दोनों वर्ड कहीं ना कहीं सुने होंगे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, बस ये फर्क होता है कि एक जो होता है वो लिक्विड में ही होता है, डिफ्यूजन जो होता है वो एयर मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों मीडियम में होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो। और देख लेते हैं हम डिफ्यूजन जो है इसका, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स सॉलिड, गैसेज और लिक्विड। यहाँ पे दे रखा है ना, डिफ्यूजन जो मेथड है वो सिर्फ किसके अंदर वो तीनों के अंदर हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की तीनों स्टेट में पॉसिबल है, सॉलिड होगा चाहे गैस होगा चाहे लिक्विड, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। मतलब हायर कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल दौड़ के लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाएंगे और लोअर कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल फास्ट मूवमेंट करके कहाँ जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन। कब तक जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों की स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं हो जाती, यानी दोनों साम्यावस्था में नहीं आ जाते। मतलब जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। आपने पहले भी बहुत बार एग्जांपल सुना होगा मुझसे कि जैसे आप फ्रीज का डोर खोलते हो या आप एसी वाले रूम का डोर खोलते हो, तो आपने देखा होगा कि अंदर वैसे ठंडी हवा तुरंत बाहर आती है, एकदम से फील होता है कि हाँ इस रूम में एसी चल रहा है, जहाँ से ठंडी हवा हमें सामने हमको फील हुआ। और बाहर वाली जो गर्म हवा होती है वो तेज़ी से अंदर जाती है, इसीलिए हम एसी और रेफ्रिजरेटर के जो डोर होते हैं, एसी वाले रूम के डोर और रेफ्रिजरेटर के डोर हम क्लोज रखते हैं। नहीं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वाली जो ठंडी एयर होती रहेगी वो बार बार बाहर ही निकलेगी और बाहर वाली गर्म हवा फटाफट से अंदर जाएगी, क्योंकि गैसेज या एयर के मॉलिक्यूल्स का ये नेचर होता है कि वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर जाती है और लोअर से वो हायर की तरफ दौड़ के जाती है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूजन, जिसमें बार बार उनके मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहते। उनके मॉलिक्यूल का ये नेचर होता है कि जहाँ हायर कंसंट्रेशन है तो वो लोअर की तरफ जाएगी, लोअर वाला हायर की तरफ जाएगा। So as to spread uniformly in the given space, due to diffusion a substance is uniformly distributed in another substance medium। यही रीज़न होता है कि एक थोड़े टाइम के बाद ही लोअर टू हायर, हायर टू लोअर के बाद कंटिन्यू क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाता है। Thus the process of diffusion continues as long as the substance in the form of molecules or ion is not uniformly diffused. The diffusion of a substance is independent of the presence of outer diffusing substance। ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे। Diffusion result from continuous random movement of solute or gas particle. This movement enable to particle to cross a membrane permeable to them। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये सपोज जो है हमारी, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किसका काम करती है, सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल का काम करती है। सेमी परमिएबल मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अंदर आने देती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने देगी, या ऐसा कुछ जो भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है वो किसका काम कर रही है, हाँ लिखा हुआ है सेमी परमिएबल का काम कर रही है। सेमी परमिएबल में ये क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू पोर्स ऑफ द साइज। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्वेंट, और शुगर मॉलिक्यूल क्या हुआ यहाँ पर, सॉल्यूट। तो ये क्या करती है कि वाटर मॉलिक्यूल को तो आने देती है, क्योंकि सेमी परमिएबल का नेचर क्या होता है, वो अपने अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आने देती है, बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के लिए वो बैरियर बन जाती है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं देती या अपने से पास आउट होने नहीं देती। तो सेल के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल है वो बाहर नहीं जाएंगे, बट बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तेज़ी से दौड़ के अंदर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर दे रखा है फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल्स गो इन द रिएक्शन, मतलब ये कि इसके अंदर चला जाएगा ये कुछ पार्टिकल,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन कैसे होती है? सेमी परमिएबल होती है, यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी जबकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगी। हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन वाले हैं, यहाँ पर जो है वो लोअर कंसंट्रेशन वाले हैं, इसलिए पानी के मॉलिक्यूल दौड़ के इस मेम्ब्रेन को क्रॉस आउट करके यहाँ पर आ जाएंगे। आपको इसका डायग्राम बनाना है एज इट इज़ नोट्स में, और यही आपके नोट्स बन जाएंगे। यही आपका होमवर्क है आज का। इसके बाद नेक्स्ट मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूँगी इस पेज से, तब तक के लिए आप इस नोट्स को रिवाइज करते रहना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन फर्स्ट पढ़े थे साइज एंड लोकेशंस। इसके अंदर पूरा लेसन अपना हो गया। इंडिया का मैप भी मैंने आपको फिल करवा दिया और मैं मानती हूँ कि आपने उसको फिल भी कर लिया होगा और अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर स्टेट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है, उसकी कैपिटल क्या है, क्योंकि उस बेस को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम हो या फिजिकल फीचर्स हो, वो हम आसानी से पढ़ पाएंगे। लेकिन आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन सा स्टेट आता है, और उसको देख के ही हम नेक्स्ट चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें हमने जो ग्लोसरी वर्ड पढ़े थे, मैंने उसमें बताया था आपको लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, ये मैं आपको क्लियर करूँगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, इक्वेटर कहाँ है, तो आज हम वो देखने वाले हैं। देखो मैं जो बता रही हूँ इसके अंदर आप ध्यान से समझना किस लाइन को लॉन्गिट्यूड कहा गया है, किसको लैटिट्यूड कहा गया है, तो इसको हम इस बेस पर मान के चलेंगे और इससे ही आपको क्लियर करना, आपके माइंड में फिट होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। ये आपको पता है कि ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, इसको साउथ पोल बोलेंगे अपन। ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ, ये होता है 90 डिग्री साउथ। अब देखो इसमें दो प्रकार की लाइंस दे रखी है, ध्यान से समझना। एक जो लाइंस जा रही है अपनी इस प्रकार से जा रही है, सीधी जा रही है, और एक जो आ रही है वो ऐसे आ रही है, खड़ी लाइन आ रही है, ठीक है। तो अब इसको देखना आप, ये क्या दे रखा है, ये जो लाइंस दे रखी है, रेड वाली जो लाइंस आपको मेंशन कर रखी है, सीधी जो लाइंस अपन जिसको बोल सकते हैं, रेड वाली जो लाइंस दे रखी है, देखो आपको यहाँ पर शो भी कर रखा है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या शो कर रखा है यहाँ पर, जो रेड लाइंस मेंशन कर रखी है उसको देखना कि आप जो बना रहे हो, ये जो रेखाएं बनाई जाती है इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती है। मैंने आपको पहले बताया काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है। जो ये रेड लाइंस मेंशन हो रही है ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, यानी कि इसको क्या कहेंगे अपन, देशांतर। हिंदी में अगर आपको समझना हो तो साथ में लिख देना ब्रैकेट में, इसको हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। और जो ये ब्लू कलर की लाइंस जो मेंशन कर रखी है, जिसको क्या मेंशन कर रखा है, देखो ये कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये जा रही है नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा है। क्योंकि इनसे ये मेंशन किया जाता है कि अगर आपको पूछा जाए कि भारत कौन से लैटिट्यूड में स्थित है या कौन से लॉन्गिट्यूड में स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है और वो कहाँ पर स्थित। इसलिए मैं आपको ये लाइंस क्लियर कर रही हूँ कि जो ये ब्लू वाली जो लाइंस दे रखी है ये क्या कहलाएगी, आपकी लैटिट्यूड कहलाएगी, और जो रेड कलर की जो दे रखी है वो क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूड कहलाएगी। यानी कि ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब मैंने आपको बताया 23 डिग्री एंड हाफ जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ये देखो ये जो रेड लाइन दे रखी है डॉट डॉट में बनाकर, ये कौन सी रेखा आएगी, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके अलावा ये जो दे रखी है लास्ट में, ये आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। और ऊपर जो आपको एक और मेंशन कर रखी है जिसको हम कहेंगे ग्रीनविच मेरिडियन, और इसको जो शो कर रखा है ग्रीनविच मेरिडियन को, ये जो लाइन दे रखी है मेन सेंटर में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल देख सकते हो आप आसानी से इसको। ये जो लाइन दे रखी है इसको क्या मेंशन कर रखा है, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। अब मैं आपको इमेज करके बताती हूँ, माना कि यहाँ पर लंदन स्थित है और लंदन से क्या कर रखा है कि लंदन से हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं अपना जो टाइम होता है उसको अपन फिक्स करते हैं। तो सपोज मान लो कि यहाँ पर लंदन है और यहाँ से अपने प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन जिसको अपन मानते हैं, जहाँ से अपना टाइम फिक्स होता है, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो इस बीच की जो लाइन है इसको हम क्या मेंशन करेंगे, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। अब आप लोग कहोगे कि इसमें भी एक लाइन आती है, ये तो कहाँ से थी, नॉर्थ से साउथ थी, ईस्ट से वेस्ट भी आती है, जिसको अपन क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वेटर।
और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो खींची जाती है 23 डिग्री एंड हाफ, ये इक्वेटर के पैरेलल में होती है। पैरेलल का मतलब उसके समानांतर खींची हुई रेखा है। तो आप सपोज ये मानो ये इक्वेटर है और 23 डिग्री एंड हाफ यहाँ पर है, तो वो उसकी समानांतर रेखा हो गई। तो यहाँ पर अपने क्या क्या क्लियर हो गया है, देखो क्या दे रखा, और ये जो दे रखा है ऊपर, ये आपको दे रखा है आर्कटिक सर्कल। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, हम लोगों ने क्लास 6 या 7 में जोन्स के बारे में पढ़ा था, टॉरिड जोन, फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन। तो उसमें क्या दे रखा था, सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है, गर्म क्षेत्र कौन सा होता है। तो अब ये जोन जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जैसे ये इक्वेटर है आपका और ये एक कोई भी इमेजिनरी लाइन कर रखी, इनके बीच का जो क्षेत्र आ रहा है, जैसे ये लाइन बीच में जो ब्लॉक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, जोन कहलाएंगे। तो अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब अपन पढ़ते हैं, तो हम जब देखते हैं कि साउथ पोल के अंदर हम होते हैं, तब नॉर्थ पोल में क्या होता है, 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन जो होते हैं, तो वो ये यहाँ पर डिसाइड हो जाते हैं। और वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जब हमने पढ़ा था इक्विनॉक्स क्या होता है, वही कि सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब आपको ये भी पता चल जाना चाहिए जोन किसको बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो जगह है उसको हम क्या मेंशन करेंगे, जोन के रूप में हम इसको मेंशन करेंगे। तो इसके अंदर आपका क्लियर हो गया पूरा, नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल, इक्वेटर लाइन ये खींची जाएगी यानी कि बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ, ये कर्क रेखा। इसके बारे में आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, तो इसके अंदर अपने 2 डिस्ट्रिक्ट के नेम आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो आपके लिए जीके का क्वेश्चन है और माइंड में रखो, अच्छी बात है उसको कि कहाँ से गुजरती है अपने को पता होना चाहिए। और आपके इस लेसन के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट के बीच से गुजरती है। तो अपने इसी लेसन के अंदर मैप आया है, फर्स्ट जो मैप आया है उसमें आपको मेंशन कर रखा है 23 डिग्री एंड हाफ, जो कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो आपको वहां पर देख के पीछे क्वेश्चन का आंसर सोल्व करना है कि कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और माइंड में ये भी रखना है, कभी ऐसा भी हो जाए 3 ऑप्शन तो आपको ऐसे दे दिए कि उसमें से गुजरती, और एक ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया जिसमें से नहीं गुजरती, और हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन रीड करते नहीं, तो उसमें ऐसा होता है कि जो सही होता है उसको भी हम गलत कर देते हैं। तो आपको क्लियरली माइंड में होना चाहिए कौन कौन से स्टेट से 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, लैंगिट्यूड किसे बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होती है, प्राइम मेरिडियन कहाँ पर होता है, साउथ पोल कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई जो इस लेसन से रिलेटेड थी। इसमें क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं आपको, बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, एक भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। और जिन्होंने इस लेसन की वीडियो को अच्छे से देखा है वो मुंह पे सारे आंसर कर सकते हैं, इतने इजी क्वेश्चन है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपनी बुक नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।